डीमन सेक्टर में टेलीपोर्ट होता है तो वहाँ पर कोई भी नहीं होता, इतने बड़े हाल में कोई भी उनको वेलकम करने के लिए नहीं आया होता। यहाँ पर हुरैन का मजाक उड़ा रहा था और उसे कहता है कि तुमने तो कहा था कि बहुत सारे लोग आएंगे। इसी के साथ मास्टर जू साइड के ऊपर से निकल कर आते हैं और उनसे कहते हैं कि तुम सभी लोग यहाँ पर क्लींजिंग इंसेंस एंशिएंट सेक्टर से यहाँ पर आए हो, तुम्हें माफ करना कि मेरे अलावा यहाँ पर कोई भी तुम्हें वेलकम करने के लिए नहीं आ पाया, प्लीज मुझे माफ करना कि मैं भी यहाँ पर तुम्हें वेलकम करने के लिए लेट आया हूँ। मास्टर मो से कहते हैं कि प्रोटेक्टर जू तुम यहाँ पर अकेले क्यों हो, बाकी के सभी लोग कहाँ पर है, कोई भी एल्डर कोई भी स्टूडेंट यहाँ पर मैं वेलकम करने के लिए क्यों नहीं आया, क्या तुम यहाँ पर हमारे क्लींजिंग इंसेंस सेक्टर की इंसल्ट करना चाहते हो, क्या तुम्हें लगता है कि हमारा सेक्टर इतना ज्यादा थका हुआ है कि तुम में से कोई भी यहाँ पर मैं वेलकम नहीं कर सकता। तो मास्टर जू से कहता है कि प्रोटेक्टर मो प्लीज यहाँ पर गुस्सा होने की जरूरत नहीं है, बाकी के सभी एल्डर्स और मास्टर इस वक्त बहुत ही जरूरी कामों में बिजी हैं और आपको तो पता है कि हमारे मास्टर जो है सेक्टर के लीडर जो है वो इस वक्त सर्कुलेशन में, इसी वजह से बाकी सभी लोगों को बहुत सारे इंपॉर्टेंट काम करने होते हैं, इसी वजह से कोई भी एल्डर और कोई भी स्टूडेंट फ्री नहीं था जो यहाँ पर आपको वेलकम करने के लिए आता। तो मास्टर मो से कहते हैं तुम बस यहाँ पर कहानियां बना रहे हो। लीजी उसे कहता है कि मास्टर मो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, अगर ये लोग यहाँ पर हमारे साथ इस तरह की ट्रिक्स खेलना चाहते हैं तो कोई बात नहीं, हम लोग इनकी ट्रिक्स का सामना करेंगे, अगर ये लोग यहाँ पर मेरे साथ कुछ बुरा करेंगे तो मैं उनका 100 गुना इसको वापस करूंगा। तो मास्टर जू उसकी बातें सुनने के बाद कहते हैं कि ये लड़का जो यहाँ पर ज्यादा बोल रहा है मुझे लगता है कि यही तुम्हारा प्राइम डिसाइपल है, मैंने तुम्हारे बारे में सुना है कि तुम कुछ ज्यादा ही बोलते हो। तो मान लीजिए उसे कहता है कि हाँ मैं ही हूँ, मैं ही प्राइम डिसाइपल हूँ। तो मास्टर जू से कहते हैं कि तुम वाकई में बहुत ज्यादा यंग हो, इतनी यंग एज में तुमने हमारे सेक्टर के एक आउटर डिसाइपल को मार डाला, हमारा आउटर डिसाइपल एक कम कर दिया, तुम्हें क्या लगता है कि तुम यहाँ पर इतनी आसानी से आकर ट्रायल को पास करके वापस चले जाओगे, हमारी प्रिंसेस को अपने साथ ले जाओगे अपनी दुल्हन बनाकर? ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं होने वाला और ये ट्रायल तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा मुश्किल होने वाला है। इसके साथ ही मास्टर जू कहते हैं कि चलो जल्दी से मेरे साथ आ जाओ, मैं तुम्हें गेस्ट क्वार्टर्स की तरफ लेकर चलता हूँ जहाँ पर तुम लोग जाकर रेस्ट कर सकते हो, आज का दिन तुम लोग रेस्ट करोगे और उसके बाद हम लोग ट्रायल को स्टार्ट करेंगे। तो मान लीजिए उसे कहता है कि मुझे यहाँ पर इतनी भी जल्दी नहीं है अपने क्वार्टर्स में जाने की, अब जबकि मैंने तुम्हारे डीमन सेक्टर के बारे में सुना है कि डीमन सेक्टर काफी ज्यादा प्रॉस्पर है, तो क्यों ना आसपास घूमकर देखा जाए, चलो आसपास चल के देखते हैं कि यहाँ पर क्या है। और इसी के साथ लीची वहाँ पर साइड के ऊपर भागना शुरू कर देता है। जू रैन और मास्टर मोज होते हैं वो जल्दी से उसके पीछे आते हैं और कहते हैं कि तुम कहाँ पर जा रहे हो, हमने तुम्हें कहा था कि यहाँ पर से अलग मत होना, हमारे साथ ही रहना। मास्टर जू कहते हैं कि ये लड़का तो बिल्कुल भी नहीं बचेगा, अगर ये यहाँ पर रास्ते से भटकेगा और कोई एल्डर वहाँ पर नहीं हुआ तो फिर ये जरूर मरेगा। मान लीजिए चौथा भागता हुआ डेथ अरीना में चला जाता है जहाँ पर बहुत ही बड़े बड़े स्टैचूज होते हैं। वो कहता है कि ये देखो डीमन सेक्टर वालों का अरीना कितना ज्यादा बड़ा है, बहुत ज्यादा कूल भी है और स्टैचू तो बहुत ज्यादा बड़े बड़े हैं, वहाँ पर बहुत सारे अलग अलग स्टैचूज होते हैं। मान लीजिए कहता है कि ये बैटल स्टेज तो वाकई में काफी ज्यादा कमाल किया। तो मास्टर मो कहते हैं हाँ ये वाकई में काफी ज्यादा कमाल किया है, हमारे सेक्टर के डेथ अरीना के मुकाबले में ये बहुत ज्यादा बड़ी है। हुरैन कहता है कि हमारे क्लींजिंग एंशिएंट सेक्टर में कभी इस तरह की एक बड़ी अरीना हुआ करती थी जहाँ पर बड़ी बड़ी मूर्तियां थी, लेकिन अब वो रिड्यूस कर दिया गया, उसे छोटा कर दिया गया है। इसी के साथ ही मान लीजिए आगे बढ़ता है और कहता है कि हुरैन मेरी बात सुनो। हुरैन उसे कहता है कि अब तुम्हें क्या चाहिए, तुम यहाँ पर मुझसे क्या मांगने वाले हो, क्योंकि तुम्हें देखकर लगता है कि तुम कुछ अजीब सी हरकत करने वाले हो। मान लीजिए उसे सामने एक बड़े से स्टैचू की तरफ इशारा करता है और कहता है कि मैं चाहता हूँ कि मुझे उस स्टैचू के ऊपर पहुंचा दो, मैं चाहता हूँ तुम मुझे उस स्टैचू के कंधे के ऊपर पहुंचाओ। चलाकर उसे कहता है क्या क्या बकवास कर रहे हो, क्या तुम चाहते हो कि तुम्हें स्टैचू के ऊपर पहुंचाया जाए? तुम्हें पता है ना कि ये एक सैक्रेड ग्राउंड है, स्टैचू सारे के सारे सैक्रेड है, अगर तुम्हें कंधे के ऊपर चढ़ना है तो वो लोग तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। मान लीजिए उसे कहता है कि इस बारे मत भूलो कि मैं यहाँ पर तुम्हारा 1 महीने के लिए मास्टर हूँ, जो भी मैं तुम्हें कहूंगा वो तुम्हें करना होगा, प्लीज जल्दी से मुझे उठाओ और जल्दी से ऊपर ले चलो, मुझे उस स्टैचू के कंधे के ऊपर चढ़ के खड़ा होकर देखना है। उसे कहता है कि नहीं ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता, मैं पूरे 1 महीने के लिए इस तरह बिल्कुल भी नहीं जी सकता। और इसी के साथ उसके सामने अपना सर झुकाता है, कहता है कि प्लीज बिग ब्रदर मुझे यहाँ पर जान से मार डालो, मैं पूरे 1 महीने के लिए तुम्हारा सर्वेंट बनकर नहीं रह सकता। दूसरी तरफ से मास्टर मो आगे बढ़ते हैं और कहते हैं फ्रेंड तुम्हें ये सब कुछ करने की जरूरत नहीं है, तुम छोड़ो मैं यहाँ पर ये करता हूँ। तो मान लीजिए कहता है कि मास्टर मो आप क्या कर रहे हो, और इसी के साथ ही मास्टर मो से कहते हैं कि मैं यहाँ पर तुम्हें कंधे के ऊपर पहुंचा कर आऊंगा, क्योंकि मुझे यहाँ पर तुम्हें सपोर्ट करने के लिए भेजा गया, और अगर यहाँ पर मैं तुम्हारी रिक्वायरमेंट्स को पूरा नहीं कर सकता तो फिर मेरे यहाँ पर आने का फायदा ही क्या। और वो उसे लेकर ऊपर की तरफ जंप करते हैं और कहता है कि तुम हमारे सेक्टर के प्राइम डिसाइपल हो और तुम्हारी रिक्वायरमेंट्स को पूरा करना मेरी जिम्मेदारी है। और ऊपर की तरफ जंप करने के बाद से ऊपर की तरफ फेंकते हैं ताकि वो ऊपर जंप करते हुए स्टैचू के ऊपर चला जाए। तो मान लीजिए भी काफी ज्यादा खुश हो जाता है और कहता है कि मास्टर ली काफी ज्यादा बोरिंग इंसान है, लेकिन यहाँ पर इसने काफी अच्छा काम किया और इसके पास काफी सारे स्किल्स भी हैं। तो मान लीजिए जंप करते हुए बड़े से स्टैचू के कंधे के ऊपर जाकर खड़ा हो जाता है और कहता है कि इसकी स्किल्स वाकई में काफी ज्यादा कमाल की हैं और इसने यहाँ पर राइट अमाउंट ऑफ पावर को यूज किया, जिसकी वजह से मैं सही लैंडिंग कर पाया हूँ, जहाँ पर इसके कंधे के ऊपर भी आकर खड़ा हो गया हूँ। साथ ही मान लीजिए चलाकर उसे कहता है कि मास्टर मो आपका बहुत बहुत शुक्रिया जो आपने यहाँ पर मुझे एक नया स्किल्स सिखाया ऊपर जंप करने का, साथ ही आपने यहाँ पर मेरी मदद भी की है। हुरैन उसे कहता है कि मास्टर मो आपने क्या कर दिया, आपको पता है कि एक बार यहाँ के लोगों को पता चल गया तो
तो बहुत ही बुरा हो सकता है। मास्टर मो से कहते हैं कि हमें यहाँ पर वेलकम करने के लिए सभी लोगों को आना चाहिए था, लेकिन इनमें से कोई भी यहाँ पर नहीं आया। अगर ये हमारे सेक्टर की रिस्पेक्ट नहीं करते तो हम लोग यहाँ पर इनके सेक्टर के पुतलों की रिस्पेक्ट क्यों करें। जैसे मैंने उसकी मदद की ताकि वो वहाँ पर जाकर अपना काम कर सके। इसी वक्त एक डिसाइपल जो होता है वो हमारे लीजी को ऊपर चढ़ा हुआ देख लेता है, चिल्लाकर कहता है कि सभी स्टूडेंट्स मेरी बात सुनो, देखो यहाँ पर कोई हमारे सेक्रेट ग्राउंड के स्टैचू के कंधे के ऊपर चढ़कर उसको खराब कर रहा है। मुझे लगता है कि ये इंसेंस क्लींजिंग सेक्टर का स्टूडेंट है। मास्टर मो कहते हैं कि ये क्या, इन लोगों ने तो बड़ी जल्दी देख लिया। जबकि हुरैन रोना शुरू कर देता है और कहता है कि लगता है कि सब कुछ खत्म होने वाला, हम लोग यहीं पर मरने वाले हैं। सभी डिसाइपल्स भागते वहाँ पर नीचे पहुंच जाते हैं और आकर चिल्ला चिल्लाकर उसे कह रहे होते हैं, क्लींजिंग सेक्टर के डिसाइपल जल्दी से नीचे उतर आओ, तुम्हारी हिम्मत कैसे हमारे स्टैचू के कंधे के ऊपर खड़ी होने की, तुम यहाँ पर हमारे स्टैचू की इंसल्ट कर रहे हो, तुम यहाँ पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं कर सकते, जल्दी से नीचे आ जाओ। जबकि वहाँ लीजी उन सभी लोगों से कहता है कि तुम सभी लोग बस कुत्तों की तरह भौंक ही सकते हो, अगर तुम लोग यहाँ पर काट नहीं सकते तो फिर मुझे यहाँ पर तुम लोगों से डरने की जरूरत नहीं है, अगर तुम्हें यहाँ पर मुझे नीचे उतारना तो ऊपर आ जाओ। और इसी के साथ ही वहाँ लीजी को साइड के ऊपर से आवाज आती है। डूजान वहाँ पर पहुंच जाता है। डूजान उसे कहता है कि लीजी मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, तुम्हें यहाँ पर मरना होगा। और वो उससे भी ऊपर की तरफ जंप कर रहा था, अपनी तलवार लेकर उसके ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है। वो अपनी तलवार लेकर जब उसके करीब पहुंच रहा था तो वहाँ लीजी अभी भी हंस रहा था और कहता है देखो यहाँ पर एक डॉग फ्लाई कर रहा है। तो डूजान जैसे अपनी तलवार लेकर अटैक करने के लिए हमारे लीजी के करीब पहुंचता है। इसी के साथ ही मास्टर मो वहाँ पर सेंटर में आ जाते हैं, अपनी शील्ड को एक्टिवेट करते हैं और उसके अटैक को ब्लॉक करते हैं, लेकिन इसी के साथ ही वो दोनों पीछे की तरफ गिर जाते हैं। डूजान कहता है कि मेरे रास्ते से दूर हट जाओ, मैं यहाँ पर इस लड़के को मार कर रहूंगा। जबकि मास्टर मो से कहते हैं कि तुम ऐसा मेरे होते हुए तो बिल्कुल भी नहीं कर सकते, और वो लीजी को पकड़ते हैं और उसे पकड़कर ऊपर से नीचे की तरफ उतर आते हैं। लीजी अभी भी काफी ज्यादा खुश हो रहा था। लीजी उठकर खड़ा हो जाता है और कहता है कि क्या तुम्हें यहाँ पर और ज्यादा फाइट करनी है, लगता है कि तुम्हें फाइट ही करनी है। तो डूजान उसे कहता है कि हाँ मुझे यहाँ पर तुमसे फाइट करनी है, क्योंकि तुम्हारी वजह से मेरे छोटे भाई ने यहाँ पर खुदकुशी कर ली, क्योंकि तुमने उसकी कल्टीवेशन को बहुत ही बुरी तरह से जालमाना तरीके से उसकी कल्टीवेशन को डिस्ट्रॉय किया था, जिसकी वजह से उसके लिए जिंदा रहने की कोई वजह नहीं बची थी और उसने अपना गला काट लिया। आज यहाँ पर मैं तुम्हें मार डालूंगा ताकि मैं यहाँ पर अपने डीमन सेक्टर की ऑनर को बचा सकूं, तुम्हारी वजह से हमारी ऑनर खराब हुई है। लीजी उसकी बात सुनने के बाद कहता है कि यार तुम किस भाई की बात कर रहे हो और किसने खुदकुशी कर ली, मुझे कुछ भी नहीं पता। तो वो चिल्लाकर उसे कहता है कि मेरे ब्रदर का नाम डू जान मिंग था, बंदा जो कि अल्टर हु के साथ तुम्हारे इंसेंस सेक्टर में गया था और वहां पर जाने के बाद उसे तुम्हारे साथ डुएल की थी, लेकिन डुएल के दरमियान तुमने एक चीप ट्रिक को यूज करते हुए उसकी कल्टीवेशन को अबॉलिश कर दिया। ये सभी बच्चे भी ये बात सुनने के बाद काफी ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं। लीजी से कहते हैं कि ये एक बहुत ही घटिया और कमीना स्टूडेंट है, ये किसी के साथ ऐसा कैसे कर सकता है। लीजी उसकी बात सुनने के बाद कहता है अच्छा तो वो लड़का तो बहुत ज्यादा कमजोर था और ऊपर से वो बहुत ज्यादा बदतमीज और एरोगेंट भी था, इसी वजह से वो मारा गया। ये बात सुनने के बाद वो सभी स्टूडेंट्स और भी ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं और कहते हैं कि इसे बिल्कुल भी मत छोड़ना। वो डूजान से कहते हैं कि डूजान ब्रदर डूजान प्लीज इसको मार डालो ताकि हम लोग अपने सेक्टर की ऑनर को बचा सकें। तो डूजान उसे कहता है कि आज अगर यहाँ पर तुम्हारे पास हमारा प्रोटेक्टर है तभी वो तुम्हें बचा नहीं पाएगा, क्योंकि आज यहाँ पर तुम्हें मरना ही होगा, मैं तुम्हें हर हाल में मार कर ही रहूंगा। लेकिन अगर यहाँ पर तुम मेरे सामने 3 बार अपना सर झुकाते हो और मेरे सामने माफी की भीख मांगते हो, फिर मैं यहाँ पर तुमसे वादा करता हूँ कि तुम्हारी मौत इतनी ज्यादा दर्दनाक नहीं होगी, मैं तुम्हें जल्दी से मौत दे दूंगा, यानी कि सीधी तुम्हारी गर्दन काट कर तुम्हें एक ही झटके में मार डालूंगा। तुम ऐसा नहीं करते तो फिर मैं तुम्हें बहुत ही बुरी तरह से टॉर्चर करके मारने वाला हूँ। इसी के साथ ही मास्टर जू वहाँ पर पहुंच जाते हैं और कहते हैं तुम ऐसा बिल्कुल भी नहीं कर सकते, ये हमारे गेस्ट हैं, ये हमारे मेहमान है और मेहमानों के साथ ऐसा नहीं किया जाता। और मास्टर हु भी वहाँ पर पहुंच जाते हैं और कहते हैं कि हाँ इन्होंने बिल्कुल ठीक है, तुम यहाँ पर मेहमानों के साथ ऐसा नहीं कर सकते। इसके साथ ही मास्टर जू कहते हैं और ऊपर से इस लड़के के पास तो कल्टीवेशन भी नहीं है, ये लड़का बिल्कुल जीरो है और तुम्हें लगता है कि तुम यहाँ पर लड़के के साथ फाइट करने के लायक हो, तुम इस लड़के से काफी ज्यादा बेहतर हो। जबकि इसी के साथ ही बाकी के सभी डिसाइपल चलाना शुरू कर देते हैं और कहता है क्या इनका प्राइम डिसाइपल जिसके पास कल्टीवेशन भी नहीं है उसे लगता है कि हम अपनी प्रिंसेस की शादी इस लड़के के साथ कर देंगे, हमारा दिमाग खराब है कि हम लोग अपनी प्रिंसेस की शादी ऐसे लड़के के साथ करेंगे जो बिल्कुल बेकार है, इससे तो हम लोग ज्यादा बेहतर हैं। इसके साथ ही मान लीजिए उसकी बात सुनने के बाद आगे बढ़ता है और जाकर डूजान से कहता है डूजान तुम यहाँ पर मुझसे बदला लेना चाहते हो और मुझे मारना चाहते हो तो फिर ठीक है, मैं तुम्हारे चैलेंज को एक्सेप्ट करता हूँ, हम लोग इसी अरीना में फाइट करेंगे, लाइफ और डेथ का मैच खेलेंगे, हम में से एक मरेगा और दूसरा जिएगा, मैच खत्म होने तक दोनों में से सिर्फ और सिर्फ एक जिंदा बचेगा। अगर तुम्हें यहाँ पर मुझे चैलेंज एक्सेप्टेड है तो फिर यहाँ पर आ जाओ। साथ ही वो दोनों यहाँ पर फाइट करने के लिए रेडी होते हैं, एक तरफ डूजान होता है, दूसरी तरफ हमारा लीजी होता है। डूजान उसे कहता है कि मैं यहाँ पर तुम्हारी इस बात से बिल्कुल भी परवाह नहीं करता कि तुम्हारे पास कल्टीवेशन नहीं है, चाहे तुम्हारे पास कल्टीवेशन ना भी हो, लेकिन आज यहाँ पर तुम मेरे हाथ से मरने वाले हो, तुम्हारी वजह से मेरे भाई ने अपनी जान ली, यानी कि तुम्हारी वजह से वो मरा है, तो अब यहाँ पर तुम्हें इस बात का बदला चुकाना पड़ेगा। तो मान लीजिए उसे कहता है मुझे मारने की बात तो कई लोग कितनी बार कह चुके हैं, लेकिन उसके बाद क्या हुआ, वो सभी लोग खुद ही मर गए। मुझे लगता है कि तुम्हारे डीमन सेक्टर के सभी लोगों को सिर्फ और सिर्फ लंबी लंबी बातें करना आती है और तुम लोग कुछ भी नहीं कर सकते। और इसी के साथ ही वो सभी डिसाइपल्स जो साथ खड़े होते हैं वो सभी चिल्ला कर उसे कहते हैं डूजान इसे टॉर्चर करके मारना, इसे मार डालो, इसे मार डालो, ये हमारे सेक्टर के कुछ ज्यादा इंसल्ट किया जा रहा है, इसे हमारे सेक्टर के इंसल्ट करने का बदला तो चुकाना पड़ेगा। मास्टर जू भी वहाँ पर सोच रहे होते हैं कि ये लड़का तो यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं बचेगा, क्योंकि ये लड़का अब काफी बड़ी मुश्किल में पड़ चुका है। इसी के साथ ही वो कहता है कि चलो शुक्र है कि हमें यहाँ पर इस लड़के का ट्रायल नहीं लेना पड़ेगा, क्योंकि इस लड़के को अगर यहीं पर मर जाएगा तो फिर हमें ट्रायल लेना भी नहीं पड़ेगा और इससे हमारे सेक्टर की इंसल्ट नहीं होगी। इसी तरह से मास्टर मो कहते हैं कि अब यहाँ पर काफी ज्यादा बुरा होने वाला है, मुझे लगता है कि जब ये फाइट
फाइट हो शुरू हो जाएगी तो उसके बाद मैं भी यहाँ पर बीच में आकर लीजी को बचा नहीं पाऊंगा। जबकि हमारा हुरैन उसे कहता है कि मास्टर मो मुझे ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगता। अगर मैं यहाँ पर ये बात कहूँ कि हमारा लीजी जो है वो एक प्राउड डिसाइपल नहीं है तो हाँ ये बात तो ठीक है कि उसके पास कल्टीवेशन नहीं है, ना ही वो कोई प्राउड डिसाइपल है। लेकिन मुझे लगता है कि अगर वो यहाँ पर फाइट कर रहा है, हाथों की फाइट हो या फिर वेपन्स की फाइट हो, तो मुझे लगता है कि वो यहाँ पर जीत सकता है। साथ ही फाइट स्टार्ट हो जाती है तो डूशान अपनी तलवार लेकर बड़ी तेजी के साथ उसके ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है। जबकि हमारा लीजी उसे कहता है कि हाँ ठीक है आ जाओ। हमारा लीजी वहाँ पर जब एक स्पेशल स्टैंस में खड़ा होता है तो डूशान आगे बढ़ते हुए सोच रहा होता है कि लड़का इतना भी अमेच्योर नहीं है, यानी कि इसे पता है कि फाइट कैसे की जा सकती है। यहाँ पर इसने एक बहुत बड़ी गलती कर दी, इसका कंधा जो है वो वाइड ओपन है, यानी कि मैं डायरेक्टली उसके ऊपर अटैक कर सकता हूँ। इसी के साथ ही वो सामने की तरफ आगे बढ़ रहा होता है। जब वो आगे बढ़ रहा था अपनी तलवार को हमारे लीजी के कंधे के अंदर दंसा देता है और कहता है कि मैं यहाँ पर इस वीकनेस को बड़ी आसानी से ले सकता हूँ और मैंने इसको ले लिया। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया यहाँ पर मुझे ओपन स्पॉट देने के लिए। इसके साथ ही बाकी के सभी लोग जो होते हैं वहाँ पर खुश हो जाते हैं और कहते हैं ब्रदर डूशान तुमने बहुत ज्यादा अच्छा किया, अब इसी तरह इसकी पूरी बॉडी के अंदर अपनी तलवार को दंसा दो ताकि इसे बहुत ज्यादा टॉर्चर किया जा सके और उसके बाद इसको मारना। तो मास्टर मो काफी ज्यादा गुस्सा आ रहे होते हैं। मास्टर मो कहते हैं कि हम लोग यहाँ पर लीजी को मरने नहीं दे सकते, ये हमारी सेक्टर का प्राइम डिसाइपल है। अगर हमारे सेक्टर का प्राइम डिसाइपल यहाँ पर मारा जाता है तो हमारी बहुत ज्यादा इंसल्ट होगी। अगर ये लोग वाकई में इसे मारने वाले होंगे तो मुझे फाइनली यहाँ पर बीच में आना पड़ेगा। जबकि हुरैन उनसे कहता है कि मास्टर आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, मैं आपको एक बात बताता हूँ। और इसी के साथ ही वहाँ पर रात की जो बात हुई थी वो बताता है। रात के वक्त जब वो दोनों वहाँ पर प्रैक्टिस कर रहे होते हैं, स्पार मैच करते हैं, जहाँ पर हमारा लीजी जो होता है वो इनविजिबल ब्लेड टेक्निक को उसके साथ सीखने की कोशिश कर रहा होता है, उसके साथ स्पार कर रहा होता है। तो वहाँ पर एंड के ऊपर तो हुरैन उससे पूछता है कि सीनियर ब्रदर मुझे ये तो बताओ कि मैं यहाँ पर तुम्हारे हाथों से हारा कैसे। इनविजिबल ब्लेड टेक्निक तुमने तो इसको ठीक तरह से मास्टर भी नहीं किया और तुमने यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ मेरे मूव्स को कॉपी किया, फिर तुम यहाँ पर मुझसे जीते कैसे। तुम्हारा लीजी उसे कहता है क्योंकि तुम्हारे पास जो टेक्निक है ये तुम्हें लगता है कि तुम्हारी फैमिली की बहुत ही कमजोर टेक्निक है, फैमिली सॉरी सेक्टर की सबसे कमजोर टेक्निक है, क्योंकि ये वाकई में सबसे कमजोर टेक्निक हुआ करती थी। ये एक वाइल्ड टेक्निक है जिसमें बस अपने ब्लेड्स को घुमाते जाना होता है। असल में इसको इम्प्रोवाइज किया गया था, मास्टर मिंग रैन ने खुद इस टेक्निक को इम्प्रोवाइज किया था, यानी इसको बेहतर बनाया था और उसके बेहतर होने के बाद ये टेक्निक बहुत ज्यादा बेहतर हो चुकी है। जो मैंने सीखी हुई है ये उससे ज्यादा बेहतर है, यानी तुम्हारे वाली टेक्निक से ज्यादा बेहतर है, क्योंकि तुम में से कोई भी यहाँ पर इनविजिबल ब्लेड टेक्निक को सीखना नहीं चाहता, क्योंकि सेकंड एल्डन में वहाँ पर यही कहा था कि ये टेक्निक तो बहुत ज्यादा लो लेवल की टेक्निक है, लेकिन असल में ये टेक्निक लो लेवल की नहीं है बल्कि एक बहुत ही हाई लेवल की टेक्निक है। हमारे सेक्टर की बुनियादी मार्शल टेक्निक हो सकती थी। अब मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि ये कितनी ज्यादा स्पेशल है। इसी के साथ सीन प्रेजेंट में आ जाता है। जब सीन वहाँ पर प्रेजेंट में आता है तो हमारा लीजी अपने ब्लेड को घुमाता है, वहाँ पर इनविजिबल ब्लेड टेक्निक को यूज करते हुए सामने की तरफ अटैक करता है, क्योंकि दूसरी तरफ से डूशान ने अपनी तलवार उसके कंधे के अंदर दंसाई होती है, इसी वजह से वो सामने से हट नहीं पाता और उसकी तलवार जो होती है उसके सर को वहाँ पर सेंटर से दो हिस्सों में काट देती है, साथ उसकी बॉडी को भी वहाँ पर एक कट लगता है। तो हमारा लीजी उसके ऊपर कट लगाने के बाद आगे बढ़ जाता है और ये देखने के बाद एल्डर शू और एल्डर हू दोनों ही काफी ज्यादा हैरान होते हैं और कहते हैं ऐसा कैसे हो गया, और सभी डिसाइपल्स भी देखकर बहुत ज्यादा हैरान हो रहे होते हैं, क्योंकि वहाँ पर लूजान की बॉडी कटी पटी पड़ी होती है, उसकी बॉडी के टुकड़े टुकड़े हो चुके होते हैं। तो हमारा लीजी कहता है कि अब तुम में से कौन आगे आएगा, चलो जल्दी से आ जाओ। तो मास्टर सू बहुत ज्यादा गुस्सा आते हैं, अपनी पावर्स को रिलीज करते हैं, जबकि दूसरी तरफ से मास्टर मो भी अपनी पावर्स को रिलीज कर रहे होता है, क्योंकि किसी वक्त भी उन्हें आगे बढ़ना पड़ सकता है। जबकि हुरैन उसे कहता है कि सीनियर ब्रदर तुम्हें यहाँ पर इतनी क्रुएलिटी करने की जरूरत नहीं थी, यानी कि इतने जालिमाना तरीके से इसकी बॉडी को टुकड़े टुकड़े करने की जरूरत नहीं थी। तो मास्टर जू काफी ज्यादा गुस्सा आते हैं और कहता है कि लड़की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, हमारे सेक्टर में आकर तुमने हमारे एक डिसाइपल को मार डाला। और वो जल्दी से जंप करते हुए उसके सामने पहुंच जाते हैं। मास्टर हू और मास्टर जू दोनों उसके सामने पहुंच जाते हैं, जबकि दूसरी तरफ से मास्टर मो बड़ी तेजी के साथ हमारे लीजी के सामने जाकर खड़े हो जाते हैं और कहते हैं क्या तुम लोग यहाँ पर अपने रूल्स को तोड़ने वाले हो। ये लोग इस वक्त डेथ अरीना में फाइट कर रहे थे, डेथ अरीना में लाइफ और डेथ की बैटल हो रही थी, यानी कि दोनों में से एक को मरना पड़ता, और तुम लोग यहाँ पर बीच में आकर ये क्या बकवास कर रहे हो कि जहाँ पर तुम्हारा डिसाइपल मारा गया, अब तुम्हें यहाँ पर इस बात की क्यों परवाह हो रही है। तो हू से कहते हैं कि हाँ ठीक है हम लोग इस बात को मानते हैं कि हमारे यहाँ पर रूल्स हैं कि लाइफ एंड डेथ अरीना में हम लोग इंटरवीन नहीं कर सकते, दोनों में से एक बचेगा और एक मरेगा। लेकिन इस लड़के से पूछो कि इतनी से बुरे तरीके से उसे मारने की क्या जरूरत है, इस लड़के ने यहाँ पर हद क्रॉस की है और इसे इसकी सजा तो मिलनी चाहिए। तुम्हें इस बात का बिल्कुल भी डर नहीं है कि सभी डिसाइपल्स एक साथ तुम्हारे पर अटैक कर सकते हैं, और इसी के साथ सभी डिसाइपल्स भी वहाँ पर काफी ज्यादा गुस्सा हो रहे थे, क्योंकि मास्टर हू जानबूझकर सभी डिसाइपल्स को वहाँ पर गुस्सा दिला रहे होते हैं। सभी डिसाइपल्स कहते हैं कि हम इसे मार डालेंगे, इसने ऐसा कैसे किया, हमारे सीनियर ब्रदर के साथ इसने ऐसा कैसे किया। और इसी के साथ उन्हें ऊपर से आवाज आती है, डीमन किंग ऊपर से उनसे कहता है कि सभी लोग खामोश हो जाओ। थंडर इलेक्ट्रिसिटी दिखाई देती है, वो उन सभी लोगों से कहते हैं कि तुम सभी लोग यहाँ पर ऐसा कैसे कर सकते हो। तो वो लोग कहते हैं जो तुम्हारे ग्रैंड एल्डर हैं। मास्टर हू और मास्टर सू दोनों वहाँ पर उनके सामने घुटने टेक देते हैं और बाकी के सभी डिसाइपल्स भी उसके सामने घुटने टेक देते हैं और कहते हैं ग्रैंड एल्डर प्लीज हमें माफ कर दे। तो ग्रैंड एल्डर उन सब लोगों से कहते हैं कि डूशान जहाँ पर अपनी गलती की वजह से मारा क्योंकि वो बहुत ज्यादा कमजोर था, उसने यहाँ पर खुद इस लड़के को चैलेंज किया था, और लाइफ एंड डेथ अरीना में फाइट का मतलब यही होता है कि एक मरेगा और एक जिंदा रहेगा। तुम लोग यहाँ पर मास्टर ली को कुछ भी नहीं कहोगे, तुम लोग यहाँ पर मास्टर ली को नुकसान नहीं पहुंचाओगे, क्योंकि वो हमारा एक मेहमान और ऊपर से वो एक प्राइम डिसाइपल है एक सेक्टर का, और यहाँ पर शादी के लिए आया है, ट्रायल देने के लिए। इसी वजह से मैं चाहता हूँ कि तुम सभी लोग यहाँ पर उसे मेहमान की तरह ट्रीट करो, जल्दी से उसके ट्रायल को स्टार्ट करो। मैं यहाँ पर क्लींजिंग सेक्टर के लोगों से भी यही कहना चाहूंगा कि जैसे यहाँ पर ट्रायल खत्म हो जाएगा
उसके बाद चुपचाप यहाँ से वापस अपने क्लींजिंग सेक्टर में चले जाना और दोबारा यहाँ पर मत आना। तो मान लीजिए उसकी बात सुनने के बाद कहता है कि मुझे भी यहाँ पर तुम्हारी बिल्कुल ही परवाह नहीं है और जहाँ पर जल्दी से अपने उस बेकार से ट्रायल को स्टार्ट करो। मैं यहाँ पर ज्यादा देर रुकना भी नहीं चाहता, अपने ट्रायल को स्टार्ट करो ताकि हम लोग यहाँ से जा सके। मैं यहाँ पर बहुत ज्यादा बोर हो रहा हूँ, अगर मैं यहाँ पर और ज्यादा बोर हो गया तो फिर मैं अपना एंटरटेनमेंट खुद ही ढूंढ लूंगा और यहाँ पर तुम्हारे और बहुत सारे डिसिपल्स मरेंगे। मास्टर हूस की बात सुनने के बाद कहते हैं लड़के तुम यहाँ पर काफी ज्यादा जख्मी हो तो तुम्हें यहाँ पर रेस्ट करने की जरूरत है। अगर तुम यहाँ पर रेस्ट नहीं करना चाहते और अभी इसी कंडीशन में यहाँ पर अपने ट्रायल को स्टार्ट करना चाहते हो तो हमें इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता, तो चलो जल्दी से हमारे साथ आ जाओ। इसी के साथ ही मास्टर हू से कहता है कि हम यहाँ पर तुम्हारे 2 टेस्ट लेने वाले हैं। पहला टेस्ट जो होता है, पहला टेस्ट वो क्योटिक हार्ट फॉरेस्ट है। तुम्हें क्योटिक हार्ट के 14 लेवल्स को पार करना होगा। देखते हैं कि तुम कौन से लेवल तक जा पाते हो। तुम इस फॉरेस्ट के लेवल्स को पार कर पाए तभी तुम यहाँ पर इस ट्रायल को पास कर पाओगे। यहीं पर हमें क्योटिक हार्ट फॉरेस्ट के बारे में बताया जाता है। क्योटिक हार्ट फॉरेस्ट जो है इसको स्पेशली उनके जो ग्रैंड मास्टर हुआ करते थे जिनका नाम सेंट विर्चुअस पैरागॉन था, उसने यहाँ पर इस क्योटिक हार्ट फॉरेस्ट को एस्टैब्लिश किया था और यहाँ पर इसके 14 लेवल्स बनाए थे ताकि यहाँ पर डिसिपल्स की विल पावर को चेक किया जा सके। बहुत सारे डिसिपल्स यहाँ पर आते हैं अपनी विल पावर को चेक करने के लिए और इसके 14 लेवल्स और 14 लेवल में जैसे जैसे आप पहले से आगे की तरफ बढ़ते जाते हैं वैसे वैसे इनकी डिफिकल्टी लेवल बढ़ती जाती है। जब आप लोग यहाँ पर इसके ऊपर चलना स्टार्ट करते हैं, पहले स्टेप के ऊपर पहुंचते हैं, इसी के साथ ही वहाँ पर आपको इल्यूशंस दिखाई देना स्टार्ट होती है। पहले लेवल के ऊपर इल्यूशंस बहुत ज्यादा कमजोर होती है लेकिन आगे जाते जाते इल्यूशंस इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाती है कि तुम्हें वहाँ पर बिल्कुल रियलिस्टिक फील होता है। ऐसे लगता है कि जैसे वाकई में वो तुम्हारे पर अटैक कर रही है। वहाँ पर मॉन्स्टर्स, डीमंस और यहाँ तक के तलवारों के साथ भी तुम्हारे पर अटैक किया जाता है। सारे का सारा तुम्हारी विल पावर को चेक करने के लिए होता है। वहाँ पर अपनी विल पावर के साथ वहाँ पर खड़े रह सके और तुम्हें वहाँ पर जितनी भी इल्यूशंस हैं उन सभी इल्यूशन को इल्यूशन समझकर आगे बढ़ते गए तभी तुम इस टेस्ट को पास कर पाओगे, वरना तुम इस टेस्ट को पास नहीं कर सकते और तुम वहाँ पर उठाकर बाहर फेंक दिए जाते हो। मास्टर हूश यहाँ पर मान लीजिए से कहते हैं कि यहाँ पर आगे की तरफ बढ़ते हुए जिस स्टेप के ऊपर जाकर तुम्हें लगे कि तुम इससे आगे नहीं बढ़ सकते, तुम्हें वहीं पर से क्विट कर देना चाहिए। अगर तुम क्विट कर दोगे तभी तुम बच पाओगे, वरना तुम पागल हो जाओगे अगर तुम वहीं पर खड़े रहे। तो उसे कहता है क्लींजिंग इंसेंस सेक्टर जो है ये भी काफी हजारों साल पुराना सेक्टर है। इसकी वजह से इनकी हिस्ट्री भी काफी ज्यादा पुरानी है और इनकी फेम भी काफी ज्यादा है। इसलिए हम लोग नहीं चाहते कि तुम्हारा प्राइम डिसिपल जो वहाँ पर अपनी पैंट में सूसू कर दे। इसी वजह से हम लोग चाहते हैं कि अगर तुम वहाँ पर हार मान लेती हो तो जल्दी से वापस आ जाना। मान लीजिए उसकी बात सुनने के बाद कहता है कि अपनी बकवास बंद करो, तुम यहाँ पर कब तक इसी तरह बकवास करते रहोगे, जल्दी से जल्दी यहाँ पर इस टेस्ट को स्टार्ट करो। चलो जल्दी से अपनी प्रिंसेस को बुलाओ ताकि वो मेरे साथ यहाँ पर आकर कम्पीट कर सके। ये बात सुनने के बाद वो लोग काफी ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं। मास्टर जू से कहते हैं कि क्या तुम्हें लगता है कि हम लोग यहाँ पर अपनी प्रिंसेस को तुम्हारे साथ कम्पीट करने देंगे? तुम इस लायक नहीं हो कि तुम हमारी प्रिंसेस के साथ यहाँ पर कम्पीट कर सको। अगर तुम्हें यहाँ पर किसी के साथ कम्पीट करना है तो वो मैं हूँ, मैं यहाँ पर तुम्हारे साथ कम्पीट करने वाला हूँ। क्योंकि यहाँ पर ट्रायल में एक तरफ से इनके सेक्टर का बंदा होगा और दूसरी तरफ से क्लींजिंग इंस्टिंक्ट सेक्टर का बंदा होने वाला है। तो मान लीजिए उसकी बात सुनने के बाद कहता है कि मुझे लगता है कि तुम्हारा सेक्टर भी काफी ज्यादा फेमस है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि मुझे यहाँ पर तुम्हारे जैसे एक बंदे के साथ यहाँ पर कम्पीट करना चाहिए, क्योंकि मैं तो अपने सेक्टर का प्राइम डिसिपल हूँ जबकि तुम सिर्फ और सिर्फ एक लो लेवल के प्रोटेक्टर हो। तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हारे जैसे गार्डियन के यहाँ पर हारने पर किसी को कोई फर्क पड़ेगा? मुझे तो नहीं लगता कि इससे किसी को कोई फर्क पड़ने वाला है, इसी वजह से मैं तुम्हारे साथ कम्पीट नहीं करूंगा। जबकि मास्टर जू से कहते हैं कि लीजिए मुझे लगता है कि तुम्हें यहाँ पर अपनी एरोगेंस की कीमत चुकानी पड़ेगी। अब यहाँ पर देखो मैं यहाँ पर तुम्हारे सामने कैसे इस टेस्ट को पार करता हूँ। सबसे पहले यहाँ पर मैं जाऊंगा और तुम्हें दिखाऊंगा कि मैं कहाँ तक जा पाता हूँ। मैं यहाँ पर 14 लेवल्स में से कम 7 को तो पूरा करूंगा और इसी के साथ वो जाकर पहले के ऊपर पाँव रखता है। जबकि वहाँ पर डीमन सेक्टर के स्टूडेंट्स खड़े होते हैं। एक डीमन सेक्टर का स्टूडेंट दूसरे से कहता है कि देखो तो जरा हमारा सीनियर ब्रदर, हालांकि ये मुझसे काफी साल छोटा है लेकिन इसके बावजूद ये मेरा सीनियर ब्रदर है, क्योंकि ये सीनियर ब्रदर है इसी वजह से मैं इसे सीनियर कहता हूँ। देखो ये 5वें लेवल तक पहुंच भी गया है। दूसरा लड़का उसे कहता है कि तुमने यहाँ पर मास्टर जू को सीनियर ब्रदर कहा, क्या वाकई में ये तुम्हारा सीनियर ब्रदर है? लेकिन वो तुमसे काफी ज्यादा बड़े दिखते हैं। तो उसका दोस्त उसे कहता है किसी को इस बारे में बताना मत, उसकी एज अभी सिर्फ और सिर्फ 30 साल हुई है, यानी कि वो काफी ज्यादा यंग है और प्रोटेक्टर बन चुका है। उसका लेवल अब काफी ज्यादा हाई हो चुका है, इसी वजह से वो मेरा सीनियर ब्रदर ही है। दूसरा लड़का उसे कहता है तुम्हारे कहने का मतलब यह है कि वो क्या 14 लेवल्स को पूरा कर सकता है? तो वो कहता है कि 14 लेवल्स को पूरा करना तो काफी मुश्किल होगा, लेकिन मुझे लगता है कि वो 8वें लेवल तक पहुंच जाएगा। अभी वो 6 लेवल तक पहुंच चुका है और आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा है। इसके साथ ही जैसे वो 6 लेवल के ऊपर पाँव रखता है तो इसी के साथ उसकी बॉडी से काफी ज्यादा ब्लड निकलता है, लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ एक इल्यूजन होती है क्योंकि वहाँ पर मॉन्स्टर्स उसके ऊपर अटैक कर रहे होते हैं। मास्टर जू को वहाँ पर पता होता है कि वो क्या फेस कर रहा है। तो मास्टर जू कहता है क्योटिक हार्ट फॉरेस्ट जो है तो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, यहाँ पर अभी 6 लेवल पर पहुंचा और यहाँ पर 6 लेवल के ऊपर इल्यूजन इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्गर है कि मुझे यहाँ पर रियलिटी महसूस हो रही है, मुझे यहाँ पर सच में दर्द महसूस हो रहा है। मैंने यहाँ पर गिव अप कर दिया तो मेरी बहुत ज्यादा इंसल्ट हो जाएगी, मुझे कम से कम यहाँ पर 8वें लेवल तक पहुंचना ही होगा। और इसी के साथ ही वो जंप करते हुए अगले लेवल पर पहुंचता है। जैसे वो 7th लेवल के ऊपर जंप करता है इसी के साथ वहाँ पर बहुत सारे कंकाल निकलते हैं और सभी कंकाल उसके ऊपर अटैक करना शुरू कर देते हैं। तो वो उनसे कहता है कि मेरे रास्ते से हट जाओ, जहाँ पर वो एक गलती कर देता है, वो अपनी पावर्स को यूज करता है। जैसे वहाँ पर अपनी एनर्जी को यूज करते हुए उन कंकालों के ऊपर अटैक करता है। इसी के साथ ही वो 7वें लेवल के ऊपर पाँव रख देता है और कहता है कि देखो मैं 7वें लेवल पर पहुंच गया, 7वें लेवल तक पहुंच चुका हूं, बस मुझे एक कदम आगे बढ़ाना और मैं 8वें लेवल पर पहुंच जाऊंगा। दूर खड़ा वहाँ लीजी जो होता है वो मुस्कुरा रहा होता है और कहता
कहता है कि इस बेवकूफ को पता ही नहीं है कि यहाँ पर कौन सा टेस्ट दे रहा है। क्योटिक हार्ट फॉरेस्ट है, इसके टेस्ट का मतलब यह है कि तुम्हारे हार्ट को देखना चाहता है, ना कि यहाँ पर तुम्हारी पावर्स को। जितना ज्यादा तुम यहाँ पर अपनी पावर्स को यूज करोगे उतना ज्यादा तुम्हारे पर बड़ा बैकलैश पड़ेगा। और इसी के साथ ही वहां पर बैकलैश पड़ता है, वहां पर सामने की तरफ से एक बड़ा सा डीमन का हाथ निकलता है जो कि प्रोटेक्टर जू के ऊपर पड़ता है। मास्टर जू जो होता है उड़ता हुआ बाहर आकर गिरता है, स्टेप्स के ऊपर से बाहर आकर गिर जाता है। हालांकि उसने 7 लेवल्स को पार कर लिया है। और जहां पर बाकी के सभी डिसाइपल कहते हैं कि मास्टर जू को क्या हुआ, मास्टर जू को क्या हुआ। मास्टर जू कहते हैं क्योटिक हार्ट फॉरेस्ट जो है ये काफी ज्यादा स्ट्रॉन्गर था, वहां पर इल्यूजन इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग थी कि मैं 7वें लेवल से आगे नहीं जा पाया। जबकि मास्टर हु उसके पास आते हैं और कहते हैं कि जू तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है, तुमने काफी अच्छा किया। अगर तुम यहाँ पर 7वें लेवल तक पहुंच पाया तो मुझे नहीं लगता कि वो लड़का 6ठे लेवल तक भी पहुंच पाएगा, वो तो 5वें तक भी नहीं पहुंच पाएगा। और वहां पर लड़के जो होते हैं वहां पर उसके नाम के नारे लगा रहे होते हैं और कहते हैं कि तुमने बहुत ही अच्छा किया। यहाँ तक कि मास्टर हु से कहता है कि जू मुझे लगता है कि जितना ज्यादा तुमने यहाँ पर अच्छा किया है बहुत ही जल्दी तुम एक कैल्डर बनने वाले हो, यहाँ पर से प्रोटेक्टर की बजाय कैल्डर बना दिए जाओगे। तो वो भी काफी ज्यादा खुश हो जाता है और कहता है कि तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। और इसके बाद लीजी की बारी आती है तो वो लोग कहते हैं कि लड़के अब तुम्हारी बारी है। लीजी वहां पर आता है, प्रोटेक्टर जू के पास आकर खड़ा हो जाता है और कहता है कि तुमने काफी अच्छा किया, तुम्हारी एज के मुताबिक मुझे लगता है कि तुम्हें कम से कम 9वें लेवल तक तो जाना चाहिए था। इसी के साथ ही वह लीजी उसकी इंसल्ट कर देता है। वो उसे कहता है कि अगर तुम यहाँ पर ऐसी डिटर्मिनेशन के साथ आगे बढ़ते रहे तो मुझे लगता है कि बुढ़े होने तक, कि जब तुम्हारे बाल सफेद होंगे तब तक तुम ब्रोकन फ्लावर राम तक पहुंच ही जाओगे। वो एक बहुत ही लो लेवल है, यानी कि इसके लेवल से बस एक लेवल ऊपर। बस से जू को काफी ज्यादा गुस्सा आता है। वो गुस्से के साथ से कहता है कमीने कहीं कि तुम्हारी हिम्मत कैसे मेरी इंसल्ट करने की। जबकि मास्टर हु से कहते हैं कि अब बस करो, जहाँ पर उसने अपने ट्रायल को पूरा कर लिया, अब तुम्हारी बारी है। मुझे ये बताओ कि तुम कितनी देर तक यहाँ पर इंतजार करने वाले हो, क्या तुम इस ट्रायल को देने वाले हो या नहीं, या फिर तुम्हें अंदर से बहुत ज्यादा डर लग रहा है। उसकी बात सुनने के बाद हंसना शुरू कर देता है और कहता है कि हाँ वैसे तो मैं पहले वहां पर जाना चाहता था, लेकिन मैं पहले इसलिए नहीं गया कि अगर मैं पहले वहां पर 14वें लेवल पर पहुंच जाता, तुम्हारा मास्टर जू है ये तो डर के मारे पीछे आता ही नहीं, तो इसकी वजह से तुम्हारी बहुत ज्यादा इंसल्ट हो जाती। जबकि मास्टर जू इस बात से और भी ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं और जल्दी से उठकर खड़े होते हैं ताकि उसके ऊपर अटैक कर सके। लेकिन मास्टर हु से कहते हैं कि शांत हो जाओ, तुम यहाँ पर इस लड़के की बातों का गुस्सा मत करो, ये तो इसी तरह बकवास ही कर रहा है, देखना ये तो दूसरे लेवल को भी पार नहीं कर पाएगा। तो मास्टर जू चिल्लाकर उसे कहते हैं कि लड़के तुम सिर्फ और सिर्फ बोल सकते हो, तुम्हारे पास यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं है जिससे तुम इस लेवल को पार कर सको, लगता नहीं है कि तुम इस ट्रायल को देने के काबिल भी हो। मास्टर जू ने यहाँ पर एक बहुत बड़ी गलती कर दी। वो उसे कहते हैं कि हम लोग यहाँ पर एक बैट लगा लेते हैं, और हमारा लीजी जो था वो तो शायद पहले से इंतजार में था। वो उसे कहता है क्यों नहीं, चलो ठीक है हम लोग बैट लगा लेते हैं, बताओ कि तुम क्या बैट करना चाहते हो। तो मास्टर जू से कहते हैं अगर तुम यहाँ पर 14वें लेवल तक पहुंच जाते हो तो फिर ठीक है, मैं यहाँ पर तुम्हारे सामने घुटने टेकूंगा, अपनी नाक रगड़ूंगा और यहाँ पर तुम्हारे सामने माफी मांगूंगा। तुम्हारा लीजी उसे कहता है तो फिर ठीक है, अगर मैं यहाँ पर 14वें लेवल तक पहुंच जाता हूँ फिर तुम ऐसा करोगे, लेकिन अगर मैं वहां पर नहीं पहुंच पाता तो फिर ठीक है, मैं तुम्हारे सामने अपना सर रगड़ूंगा और तुम्हारे सामने माफी की भीख मांगूंगा। तो मास्टर जू को लगता है कि ऐसा नहीं कर पाएगा, तो वो उसे कहते हैं तो फिर ठीक है, मेरी तरफ से भी डन हुआ, मैं भी जैसे ही करूंगा जैसा तुमने कहा है। लेकिन यहाँ पर देखना तुम्हारा जो सारे का सारा एटीट्यूड है वो मेरे पांव के नीचे पड़ा होगा, क्योंकि तुम क्लींजिंग इंस्टेंस सेक्टर के प्राइम डिसाइपल हो, लेकिन तुम अपने सेक्टर की भी यहाँ पर इंसल्ट करवाने वाले हो जब तुम इन सभी लोगों के सामने अपना सर मेरे सामने झुकाओगे एक लोली प्रोटेक्टर के सामने। लीजी उसे कहता है कि ये तो वक्त ही बताएगा। और इसी के साथ ही लीजी जो होता है वो सबसे पहले जाकर स्टेप के ऊपर खड़ा हो जाता है। जब वो पहले स्टेप के ऊपर खड़ा होता है इसी के साथ उसकी बॉडी के अंदर से काफी सारी एनर्जी निकल रही होती है, या फिर वो सारी एनर्जी जो होती है वो आसपास उसकी बॉडी की तरफ आ रही होती है। तो लीजी जब जाकर पहले स्टेप के ऊपर खड़ा होता है तो 1 घंटा ऐसे ही गुजर जाता है। वो सभी डिसाइपल्स जो होते हैं वहां पर खड़े होते हैं, जबकि उनमें से कुछ वापस चले गए थे। तो एक लड़का भागता वापस आता है और कहता है कि बताओ यहाँ पर क्या सिचुएशन है। तो पहले वाला जो वहां पर खड़ा होता है वो से कहता है कि सिचुएशन यहाँ पर खाक होनी है। वो लड़का पिछले 1 घंटे से पहले स्टेप के ऊपर खड़ा है, वो पहले स्टेप से आगे नहीं बढ़ा, पता नहीं उसे वहां पर क्या हुआ है, शायद वो जिंदा भी है या नहीं, वो एक ही स्टेप के ऊपर जमा हुआ है। लीजी जो होता है वाकई में वहां पर पहले स्टेप के ऊपर ही खड़ा होता है। तो वो लड़के वहां पर बहुत ज्यादा खुश होना शुरू हो जाते हैं और कहते हैं कि लगता नहीं है ये आगे बढ़ पाएगा, हमें तो लगता है कि वो वहां पर खड़े खड़े मर गया है, क्योंकि वो इतना ज्यादा डर गया था जिसकी वजह से वो वहीं पर मर गया। और अगर वो जिंदा है तो हमें लगता है कि उसे पीछे हट जाना चाहिए, हमारा टाइम नहीं वेस्ट करना चाहिए, क्योंकि हमारा टाइम जो है वो बहुत ज्यादा कीमती है और वो वहां पर खड़े खड़े हमारा टाइम वेस्ट कर रहा है। हुरन की बातें सुनने के बाद कहता है कि ये सभी कमीने यहाँ पर और थोड़ा सा इंतजार नहीं कर रहे। मेरा सीनियर ब्रदर वहां पर पहले स्टेप के ऊपर खड़ा, मुझे लगता है कि वहां पर कोई रिचुअल परफॉर्म कर रहा होगा या फिर किसी मार्शल आर्ट्स की टेक्निक को यूज करने की कोशिश कर रहा होगा, उसके पास कोई ना कोई प्लान तो जरूर होगा। मुझे नहीं लगता कि ब्रदर लीजी यहाँ पर पहले इतनी एरोगेंस से बात कर रहा था और अब यहाँ पर वो सिर्फ और सिर्फ पहले स्टेप के ऊपर पहुंचा और इससे आगे ना पहुंच पाया, ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता, क्योंकि मुझे इसके ऊपर बहुत ज्यादा भरोसा है। और इसी के साथ हमारे लीजी की तरफ दिखाते हैं कि हमारा लीजी वहां पर खड़ा होता है और उसके आसपास वो सारी की सारी इल्यूजन्स होती हैं, लेकिन उन सभी इल्यूजन्स की तरफ देख भी नहीं रहा होता। और इसी के साथ हमारा लीजी अपनी आंखें खोलता है और इसी के साथ ही वो सेकंड स्टेप के ऊपर खड़ा हो जाता है, साथ ही वो मुस्कुरा रहा होता है। तो वो सभी डिसाइपल्स कहते हैं वो देखो वो आगे की तरफ बढ़ रहा है। तो जब वो दूसरे स्टेप के ऊपर पहुंचता है इसी के साथ ही वो तीसरे स्टेप की तरफ चल पड़ता है। तो डिसाइपल्स कहते हैं ये क्या, हमें तो लगा था कि वो वहां पर खड़ा खड़ा सो गया है, लेकिन वो तो आगे की तरफ बढ़ना शुरू कर दिया, अब उसने तेजी के साथ आगे बढ़ना शुरू कर दिया, वो तीसरे लेवल की तरफ आगे बढ़ रहा है। तो खूब वहां पर उनकी बातें सुनने के बाद सोच रहे होते हैं ये बेवकूफ है, लेकिन वो लड़का देखो वो बहुत ज्यादा शांत है। मुझे लगता है कि उस लड़के को ये पता चल चुका है कि वो कैसे
कैसे इस टेस्ट को पास कर सकता है। मान लीजिए वहाँ पर गाना गुनगुनाता हुआ आगे की तरफ बढ़ रहा था। इसी के साथ ही वो तीसरे लेवल पर पहुंच जाता है। जब वो तीसरे लेवल पर पहुंचता है तो वहाँ पर फ्लेम्स होती हैं। जैसे वहाँ पर फ्लेम्स को देखता कहता है ये तो बहुत ज्यादा अनओरिजिनल है। इसी के साथ ही वो चौथे लेवल पर पहुंच जाता है। वहाँ पर जंजीरों के तरफ से बांधा जाता है। वो जंजीरों को तोड़ते हुए आगे बढ़ जाता है 5वें लेवल पर। इसी के साथ ही वो छठे लेवल पर पहुंचता है। जब वो छठे लेवल पर पहुंचता है तो सामने से एनर्जी बीम्स आती हैं जो कि उसकी बॉडी के आर पार हो जाती हैं। फिर साथ ही वो छठे के बाद 7वें लेवल पर पहुंच जाता है। जब वो 7वें लेवल पर पहुंचता है तो वहाँ पर बहुत सारे कंकाल निकलते हैं। तो मान लीजिए उन सभी से कहता है कि यहाँ से दफा हो जाओ। जब वो उन सभी से कहता है कि दफा हो जाओ तो वो सभी वहाँ पर से दफा हो जाते हैं। तो हुरैन कहता है कि मेरा सीनियर ब्रदर देखो वहाँ पर 7वें लेवल पर पहुंच चुका है। इसका मतलब यह है कि अगर ये यहाँ से भी वापस आता है तो इन दोनों के दरमियान में मैच टाई हो जाएगा। लीजिए 7वें लेवल पर पहुंचने के बाद पीछे की तरफ घूमता और कहता है कि तुम सभी लोग यहाँ पर क्या देखना चाहते हो? अच्छा तो तुम लोग ये देखना चाहते हो कि मैं 7वें लेवल से आगे बढ़ पाऊंगा या नहीं? मैंने तुम्हें कहा था ना कि मैं 14 लेवल्स को पूरा करूंगा और मैं पूरा करके दिखाऊंगा। तो वो सभी डिसाइपल्स जो होते हैं डीमन सेक्टर के वो चिल्लाना शुरू कर देते हैं और कहता है कि ऐसा इम्पॉसिबल है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता। ये इतना ज्यादा शांत कैसे है? हालांकि यहाँ पर ये 7वें लेवल तक पहुंच चुका है जहाँ पर से मास्टर जू पीछे हट गए थे। इसी के साथ एक डिसाइपल चिल्लाकर कहता है कि तुम क्लींजिंग सेक्टर के सभी लोग बहुत ज्यादा चीटर्स हो। तुम लोग यहाँ पर चीटिंग कर रहे हो। ये लड़का यहाँ पर चीटिंग करते हुए आगे बढ़ रहा है। मास्टर हु चिल्लाकर उसे कहता है कि तुम अपनी बकवास बंद करो। और साथ ही वो सोच रहे होते हैं कि हमारे सेक्टर के लोग हमारी इंसल्ट कैसे करवा सकते हैं। इन्हें यहाँ पर ये पता ही नहीं है कि क्योटिक हार्ट फॉरेस्ट जो है यहाँ पर इसका जो फॉर्मेशन यहाँ पर बिछाई गई है वो क्या चेक करती है। जहाँ पर कोई चीटिंग नहीं कर सकता क्योंकि क्योटिक हार्ट फॉरेस्ट का मतलब यह है कि यहाँ पर दिल को चेक करती है। अगर ये किसी के दिल को चेक करे तो इसका मतलब यह है कि दिल के अंदर जो कुछ भी है वही चेक होगा। यहाँ पर किसी किस्म की कोई चीटिंग नहीं की जा सकती। इस लड़के को देखकर लगता है कि ये यहाँ पर चीटिंग नहीं कर रहा बल्कि इसका दिल वाकई में बहुत ज्यादा शांत है। इसी वजह से ये आगे बढ़ता जा रहा है। लेकिन मुझे लगता है कि मुझे यहाँ पर ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है क्योंकि इसके आगे जो लेवल है उसके आगे यानी कि 8वें लेवल पर स्ट्रेंथ और भी ज्यादा बढ़ती जाएगी। जैसे जैसे ये आगे लेवल पर पहुंचेगा स्ट्रेंथ बढ़ती जाएगी। इल्यूजन की स्ट्रेंथ इतनी ज्यादा बढ़ जाएगी कि इसे यहाँ पर बिल्कुल रियल महसूस होगा। मान लीजिए चौथा हुआ चलते चलते आगे बढ़ता जाता है। यहाँ तक कि 8वां लेवल, 9वां लेवल, 10वां लेवल, 11वां, 12वां और 13वां और उसके बाद जब वो 14वें लेवल के ऊपर पहुंचता है तो वहाँ पर उसे कुछ काफी इंटरेस्टिंग दिखाई देता है। उसे वहाँ पर एक बड़ा सा आदमी दिखाई देता है। एक बड़ा सा बुद्धा होता है, शायद एक बड़ा सा एम्परर होता है जिसके हाथ में एक बड़ी सी तलवार होती है। वो सोने से बना होता है। उसके हाथ में एक सील होती है। वो सील जो होती है वो पावर की सील होती है। तो वो उसे कहता है कि ये अथॉरिटी की सील है, अगर तुम इसे ले लेते हो तुम एक एम्परर बन सकते हो। फिर साथ ही उसे वहाँ पर मिलिट्री पावर दिखाता है और कहता है कि तुम्हें यहाँ पर आर्मी मिलेगी। फिर साथ ही उसे लड़कियां दिखाता है और कहता है कि तुम्हें खूबसूरत लड़कियां मिलेंगी। और साथ ही उसे वहाँ पर पैसा देता है और कहता है कि सारे का सारा पैसा तुम्हारा हो सकता है। तो मान लीजिए उसकी बात सुनने के बाद कहता है कि ये सारी की सारी चीजें तो वाकई में बहुत ज्यादा कमाल की हैं। वो ये वाली बात करता है। इसी के साथ ही वो एम्परर हंसना शुरू कर देता है और कहता है कि ये फंस गया, इसके दिल के अंदर मैल है। इसने यहाँ पर ये सारी चीजों को देखकर लालच किया है। अगर इसने लालच किया तो इसका मतलब यह है कि यहाँ पर फेल होने वाला है। और इसी के साथ वो अपनी तलवार के साथ माय लीजी के ऊपर अटैक करता है। जैसे ही वो अटैक करता है इसी के साथ ही वो काफी ज्यादा हैरान होता है क्योंकि माय लीजी के सर के ऊपर पहुंचने के बाद वो तलवार वहीं पर रुक जाती है। माय लीजी उसे कहता है कि बकवास, तुम्हें क्या लगा था कि मैं यहाँ पर ये सारी की सारी चीजें चाहता हूँ? मुझे इनमें से कुछ भी नहीं चाहिए। मतलब यह है कि मेरा दिल फॉल्ट पे नहीं है, मैं कोई लालची इंसान नहीं हूँ। और इसी के साथ उसकी तलवार वहाँ पर टूट जाती है और एम्परर भी वहाँ पर से गायब हो जाता है। उसके वहाँ पर से गायब होने के बाद माय लीजी कहता है कि ओल्ड चिकन हेड, मुझे लगता है कि ये सारे के सारे तुम्हारे खिलौने हैं। तुम्हारे खिलौने जो हैं ये सारे के सारे बिल्कुल बोरिंग हैं। तो माय लीजी वहाँ पर 14वें लेवल को भी पार कर चुका है। 14वें लेवल को पार करने के बाद वो सभी डीमन सेक्टर के लड़के जो होते हैं वो बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं और कहते हैं कि ऐसा बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। इसने 14वें लेवल को कैसे पार कर लिया? ये 14वें लेवल तक नहीं पहुंच सकता। ये तुम्हारी बहुत ज्यादा इंसल्ट हो गई। माय लीजी वहाँ पर से वापस आता है तो हुरैन से कहता है कि सीनियर ब्रदर, तुमने वाकई में बहुत ज्यादा कमाल कर दिया। तुमने यहाँ पर कमाल कर दिया। पहले जब तुम वहाँ पर खड़े थे तो मुझे लगा कि तुम डर गए और तुम इससे आगे नहीं बढ़ोगे, लेकिन उसके बाद तुम तेजी के साथ आगे बढ़ते गए यहाँ तक कि तुमने 14 के 14 लेवल्स को पार कर लिया। लीजिए से कहता है कि मैं जानबूझकर ये सब कुछ कर रहा था। मैं पूरे 1 घंटे के लिए फर्स्ट लेवल पर इसलिए खड़ा था कि मास्टर जू यहाँ पर खुश हो जाए और खुश होने के बाद वो अपने आप को मेंटली प्रिपेयर कर ले ताकि उन्हें अब यहाँ पर मेरे सामने सर झुकाकर माफी की भीख भी तो मांगनी है। लीजिए से कहता है कि मास्टर जू, अब ये मत कहना कि तुम इस बारे में भूल चुके हो कि हम दोनों ने यहाँ पर एक शर्त लगाई थी। सभी लोग इस बात के गवाह हैं। चलो जल्दी से शुरू हो जाओ। तो मास्टर जू जो होते हैं उसके सामने अपना सर झुकाते हैं और वहाँ पर उससे माफी मांगते हैं। जैसे वो यहाँ पर उसके सामने माफी मांगते हैं तो मास्टर उसी की तरफ देख रहे होते हैं और कहते हैं कि तुम तो बहुत ज्यादा बेकार निकले। फिर साथ ही वो आगे बढ़ते हैं और ली से कहते हैं, मास्टर ली, तुम तो वाकई में काफी ज्यादा कमाल के निकले। तुमने यहाँ पर पहले टेस्ट को पास कर लिया। मुझे लगता है कि अब यहाँ पर तुम्हारी कैपेबिलिटीज को देखते हुए हमें यहाँ पर तुम्हें प्राइम डिसाइपल मान लेना चाहिए। लगता है कि क्लींजिंग इंस्टेंस सेक्टर वालों के पास वाकई में एक डिसेंट प्राइम डिसाइपल है। फिर साथ ही मां लीजी उसे कहता है कि अपनी बकवास बंद करो, मुझे बताओ कि अगला ट्रायल कहाँ पर है। हम लोग जल्दी से जल्दी अगला ट्रायल देना चाहते हैं। तो वो उसे कहता है, हाँ क्यों नहीं, तुम्हारा अगला ट्रायल जो है वो तुम्हारी मार्शल आर्ट्स और पावर्स को देखने के लिए है। हम यहाँ पर तुम्हारी बैटल प्रोग्रेस को भी देखना चाहते हैं क्योंकि हमने यहाँ पर तुम्हारी विल पावर को तो देख लिया, लेकिन अब तुम्हारी बैटल स्ट्रेंथ को देखना है। तुम्हारा लीजी उसे कहता है कि मुझे लगता है कि तुम्हारे डीमन सेक्टर के लोगों की ज्यादा जरा कमजोर है। थोड़ी देर पहले मैंने यहाँ पर बैटल रीना में तुम्हारे एक बेस्ट डिसाइपल को यहाँ पर काट कर टुकड़े टुकड़े कर दिया था। लगता है कि तुम भूल गए हो कि मैं यहाँ पर अपनी बैटल प्रोग्रेस तुम्हें पहले दिखा चुका हूँ।
या फिर तुम यहाँ पर मेरे हाथों से और भी ज्यादा डिसाइपल्स को मरवाना चाहते हो, इसी वजह से तुम यहाँ पर मेरी बैटल स्ट्रेंथ को देखना चाहते हो। जबकि मास्टर जू चलाकर उसे कहता है कि इस बार यहाँ पर तुम्हारा ओपोनेंट मैं होने वाला हूँ, मैं यहाँ पर तुमसे फाइट करूंगा। तो लीजी कहता है अच्छा, तो यहाँ पर तुम्हारे जैसा कमजोर इंसान मुझसे फाइट करेगा। तो मास्टर जू से कहते हैं कि तुमने यहाँ पर हमारे कुछ डिसाइपल्स को हरा दिया, कुछ डिसाइपल्स को मार दिया, तो इसका मतलब ये नहीं है कि तुम एक बहुत ही महान मास्टर बन जाते हो। मैं यहाँ पर तुमसे फाइट करूंगा और देखूंगा तुम यहाँ पर कौन से चीप ट्रिक्स को यूज कर रहे हो, क्योंकि लगता है कि तुमने यहाँ पर चीटिंग करते हुए दोनों डिसाइपल्स को हराया था, इसी वजह से अब यहाँ पर मैं तुमसे फाइट करूंगा। हाँ, लीजी उसे कहता है लेकिन मैं तुम्हें पहले यहाँ पर हरा चुका हूँ, क्या तुम्हें वाकई में लगता है कि यहाँ पर तुम्हें दूसरा मौका मिलेगा मुझसे हारने का? तो इसी के साथ ही मास्टर जू मास्टर हु से कहते हैं कि प्लीज मास्टर हु यहाँ पर मेरी रिक्वेस्ट मान ले, मुझे यहाँ पर एक और मौका दे दे, मैं यहाँ पर बैटल में इसको हरा दूंगा। मास्टर हु से कहते हैं कि जू तुम्हें अच्छी तरह से पता है कि अगर तुम यहाँ पर सेकंड टाइम इस लड़के से हार जाते हो तो फिर हमारे सेक्टर की बहुत ज्यादा इंसल्ट हो जाएगी, और यहाँ पर हमारे डीमन सेक्टर की जो इंसल्ट होगी उस सबका सारा जिम्मा तुम्हारे ऊपर होगा, क्या तुम उस सबका जिम्मा लेने को तैयार हो? तो मास्टर जू कहते हैं कि मास्टर हु प्लीज मैं यहाँ पर आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि मुझे यहाँ पर एक और मौका दे दे, मैं इससे बिल्कुल भी नहीं हारूंगा, मैं बैटल स्ट्रेंथ में इससे बहुत ज्यादा अच्छा हूँ। मास्टर हु से कहते हैं अच्छा ठीक है, मैं तुम्हें एक और मौका देता हूँ। कहते हैं तो फिर ठीक है, तुम यहाँ पर सेकंड ट्रायल में इस लड़के से फाइट कर सकते हो। इसी के साथ ही ये दोनों यहाँ पर फाइट करने के लिए रेडी होते हैं। एक तरफ से मास्टर जू होते हैं, दूसरी तरफ से मां लीजी होता है। तो उन दोनों से कहा जाता है तुम दोनों यहाँ पर ऑफिशियली अपनी फाइट को स्टार्ट कर सकते हो। तो मास्टर जू अपने बड़े से ब्लेड को उठाते हैं और कहते हैं कि लड़के तुम यहाँ पर अपने डुअल ब्लेड्स को क्यों नहीं निकाल रहे, जिन डुअल ब्लेड्स के साथ तुमने वहाँ पर डू मिंग को मारा था। तो मां लीजी आगे से हंसना शुरू कर देता है और कहता है कि तुम्हें किसने कहा कि तुम्हारे जैसे कीड़े को मारने के लिए मैं यहाँ पर डुअल ब्लेड्स को यूज करूंगा। और इसी के साथ ही अपना डंडा निकालता है और कहता है कि मैं यहाँ पर तुम्हारे जैसे लोली प्रोटेक्टर को मारने के लिए सिर्फ और सिर्फ अपना डंडा यूज करूंगा। जब वो वहाँ पर अपने डंडा निकालता है, इसी के साथ ही मास्टर जू और भी ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं और कहते हैं कि लड़के मैं तुम्हें वाकई में मार डालूंगा, अब तुम नहीं बचोगे। तुम्हें क्या लगता है कि तुम यहाँ पर मेरे सामने इतनी ज्यादा एरोगेंटली मेरी इंसल्ट कर सकते हो? लीजी से कहता है कि मैं पहले भी कह चुका हूँ कि ये बात मैं बहुत बार सुन चुका हूँ, सभी लोग मुझे यही कहते हैं कि मैं तुम्हें मार डालूंगा, लेकिन कोई मुझे मार नहीं पाता। दूसरी तरफ से मास्टर हु जो होते हैं वो उसके डंडे की तरफ देख रहे होते हैं और कहते हैं कि इसी डंडे के साथ इसने मेरे स्टूडेंट डू मिंग की कल्टीवेशन को क्रिपल कर दिया था। चलो देखते हैं कि इस डंडे के अंदर स्पेशल क्या है, या तो इस डंडे के अंदर कुछ स्पेशल होगा या फिर इस डंडे के अंदर कोई स्पेशल डिवाइस लगा होगा जिसकी मदद से उसने ये सब कुछ किया था। और इसी के साथ वो अपने एक स्पेशल स्किल जिसकी मदद से वो डंडे के अंदर देख सकते हैं, वो अपनी पावर्स को यूज करते हैं, उसको चेक करते हैं। जब वो उसको चेक करते हैं तो वहां पर उन्हें कुछ भी महसूस नहीं होता। वो कहते हैं ये सिर्फ और सिर्फ एक आम लकड़ी का डंडा है, इसके अंदर ना तो एनर्जी निकल रही है, ना ही इसके अंदर से कुछ ऐसा महसूस हो रहा है कि इसके अंदर कोई स्पेशल डिवाइस लगाई गई हो, ना ही ये किसी किस्म का कोई डिवाइन वेपन है, ये सिर्फ और सिर्फ एक आम लकड़ी का डंडा है। इसके साथ ही फाइट स्टार्ट हो जाती है। मास्टर जू अपना वेपन लेकर आगे बढ़ते हैं और कहते हैं कि लड़के तुम्हें यहाँ पर जितना यहाँ पर हमारे सामने मास्टर बनने का नाटक करना है कर लो, लेकिन मुझे भी बात अच्छी तरह से पता है कि तुम यहाँ पर मेरे सामने टिक नहीं पाओगे। मास्टर जू बड़ी तेजी के साथ उसके पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ते हैं। उसके सामने पहुंचकर वो वहां पर से गायब होकर उसके पीछे पहुंच जाते हैं। पीछे पहुंचने के बाद वो अपना ब्लेड उठाते हैं और उसके सर के ऊपर अपने ब्लेड के साथ अटैक करने लगे। ऐसी वो तलवार लेकर घुमाते हुए अपनी तलवार को उसके ऊपर अटैक कर देते हैं। इसी के साथ ही किसी चीज के साथ उनकी तलवार ब्लॉक हो जाती है। मान लीजिए अपने डंडे को पीछे की तरफ घुमाता है और उसकी तलवार को ब्लॉक कर लेता है। और इसी के साथ ही मास्टर जू बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं और कहते हैं कि ये कैसे पॉसिबल है, मैं इतनी स्पीड के साथ आया और फिर पीछे वाली साइड से आकर तलवार से अटैक किया और इसने अपने डंडे से मेरे अटैक को ब्लॉक कर लिया। तो मान लीजिए उसे कहता है कि तुम थोड़ी देर पहले यहाँ पर कह रहे थे कि हम दोनों के दरमियान में एक बहुत बड़ा गैप है क्योंकि तुम्हारी कल्टीवेशन मुझसे ज्यादा है, लेकिन मुझे लगता है कि यहाँ पर गैप तो सिर्फ इस बात का है कि तुम मुझसे ज्यादा झूठ बोल सकते हो और मैं तुमसे कम बोलता हूँ। मास्टर जू की बात सुनने के बाद काफी गुस्सा होते हैं और कहते हैं कि यहाँ पर इस लड़के ने किया क्या, मुझे लगता है कि इस लड़के को मेरी वीकनेस के बारे में पता चल गया है। इसने यहाँ पर मेरे वीक स्पॉट के ऊपर अटैक किया, मेरी तलवार के ऊपर जहाँ पर इसे वीक स्पॉट दिखाई दी, इसने अपने डंडे के साथ बिल्कुल वहीं पर अटैक किया, जिसकी वजह से मेरे हाथ और मेरी तलवार अभी तक यहाँ पर ट्रेम्बल कर रहे हैं। यहाँ पर शांत होना पड़ेगा, मैं इससे काफी ज्यादा लेवल हायर हूँ, मैं तो फेट राम हूँ, जबकि इस लड़के के पास तो कल्टीवेशन ही नहीं है, मैं इससे कैसे हार सकता हूँ। इसके बाद वो फिर से जंप करते हुए उसके ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ते हैं। इस बार जब वो अपनी तलवार के साथ फिर से उसके ऊपर अटैक करते हैं तो मान लीजिए अपने डंडे को सामने की तरफ करते हुए तलवार के अटैक को ब्लॉक कर लेता है। फिर से वो तलवार को घुमाते हुए अटैक करते हैं, लीजिए फिर से डंडे के साथ अटैक को ब्लॉक कर लेता है, फिर से अटैक करता है, फिर से ब्लॉक होता है, फिर से अटैक करता है, फिर से ब्लॉक होता है और लास्ट के ऊपर मान लीजिए अपने डंडे को घुमाते हुए जब उसके ऊपर स्ट्राइक लगाता है तो पीछे की तरफ गिर जाते हैं। और सभी स्टूडेंट्स जो होते हैं वो कहते हैं कि यहाँ पर चल क्या रहा है, हमें समझ नहीं आ रही कि हमारे प्रोटेक्टर जू जो है वो कल्टीवेशन के हिसाब से उससे बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्गर है, लेकिन फिर भी वो पीछे कैसे हट रहे हैं। तो मास्टर जू यहाँ पर बार बार अटैक करने की वजह से काफी ज्यादा थक चुके होते हैं और वहाँ पर लंबे लंबे सांस ले रहे होते हैं। वो कहते हैं कि ऐसा नहीं हो सकता, ये इम्पॉसिबल है। जबकि मास्टर हु से कहते हैं कि जू तुम तो वाकई में कचरा निकले, तुम्हें यहाँ पर दूसरा मौका देना ही नहीं चाहिए था, तुमने यहाँ पर हमारी बहुत ज्यादा इंसल्ट करवा दी, तुमने यहाँ पर सालों की बनाई हुई हमारी इज्जत को मिट्टी में रोल दिया है इंसेंस सेक्टर के स्टूडेंट के हाथों से। तो मास्टर जू से कहते हैं कि आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, मैंने अभी तक अपनी फुल कैपेबिलिटीज को शो ही नहीं करवाया, मैं यहाँ पर अपनी फुल पावर्स को शो करवाने वाला हूँ। जबकि मास्टर हु से कहते हैं कि आए तुम यहाँ पर मेरे सामने घुटने क्यों टेक रहे हो, अभी तो मैच यहाँ पर चालू है, जल्दी से जाओ जाकर उस लड़के को हरा कर आओ। दूसरी तरफ से हुरन कहता है कि मास्टर यहाँ पर मुझे कुछ भी समझ
नहीं आ रही। मुझे ये बात तो अच्छी तरह से पता है कि मास्टर जू जो है वो कल्टीवेशन के हिसाब से हमारे लीची से काफी ज्यादा स्ट्रॉन्गर है, लेकिन फिर यहाँ पर ऐसा क्यों लग रहा है जैसे कि मास्टर जू हार रहे हैं। मास्टर जू यहाँ पर इतनी बुरी हालत में क्यों है? तो मास्टर मो से कहते हैं क्योंकि मुझे लगता है कि हमारा लीची एक जीनियस है। सुनने के बाद हुईरैन कहता है कि बस भी करे, ऐसा कैसे हो सकता है? आप लोगों ने तो कहा था कि उस लड़की के पास मोर्टल फिजिक और मोर्टल चक्रा है, तो इस सब के साथ वो एक जीनियस कैसे हो सकता है? तो मास्टर जू फिर से फाइट करने के लिए हमारे लीची के सामने आकर खड़े हो जाते हैं और कहते हैं कि मुझे ये तो बताओ कि तुम यहाँ पर ये कैसे कर पा रहे हो? जब भी तुम अपने डंडे को घुमाते हो तुम्हारा अटैक मेरी वीक स्पॉट के ऊपर ही होता है, ऐसा कैसे कर पा रहे हो? मुझे इसकी रीजन बताओ। हमारा लीची उसे कहता है कि अगर तुम्हें यहाँ पर इस बात की समझ नहीं आ रही कि मैं यहाँ पर तुम्हारे वीक स्पॉट्स के ऊपर कैसे अटैक कर रहा हूँ, तो मुझे लगता है कि तुम्हें अभी सरेंडर कर देना चाहिए, क्योंकि अगर यहाँ पर तुम और ज्यादा अटैक करोगे तो वो भी तुम्हारे वीक स्पॉट के ऊपर ही सीधा डायरेक्टली हिट होंगे। इसी के साथ हमें यहाँ पर एक कहानी सुनाई जाने वाली है इस डंडे की कि ये डंडा कहाँ से आया। तो हमारा लीची कहता है कि एंशिएंट टाइम्स में एक बहुत ही बड़ा स्नेक हुआ करता था, एक डीमन स्नेक हुआ करता था एक जंगल के अंदर, जहाँ पर जो भी कल्टीवेटर जाता वो उस कल्टीवेटर को मार डालता। वो इतना ज्यादा पावरफुल स्नेक था, चाहे फेट राम का बंदा वहां पर जाए, फ्लावर राम का बंदा जाए या फिर डिवाइन राम का बंदा वहां पर चला जाए, वो हर एक कल्टीवेटर को मारता, उसको मारकर उसकी बॉडी को एब्जॉर्ब कर जाता, यानी उसको खा जाता। उसको खाने के बाद उसकी कल्टीवेशन पहले से बढ़ जाती। लेकिन उस जंगल के अंदर सिर्फ और सिर्फ एक ही मॉन्स्टर नहीं था जो कि इतना पावरफुल था, जो कि किसी को भी मार सकता था। वहां पर इन सांपों का भी एक शिकारी था। वहां पर एक बड़ा मॉन्स्टर्स पेड़ रहता था, एक पेड़ जो कि सांपों को खाता था। उस पेड़ की डालियां इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग थी कि वो अपनी डालियों को ही वेपन की तरह यूज करते हुए उन सांपों की बॉडी के अंदर पियर्स करता था और उसके बाद उन सांपों को निगल जाता था, ताकि वो उनकी एनर्जी को, उनका नॉरिशमेंट बनाकर अपने आप को बड़ा कर सके। क्या आपको लगता है कि वो पेड़ वहां पर कैसे सर्वाइव कर पा रहा था? क्या वो अपनी स्ट्रेंथ की वजह से सर्वाइव कर पा रहा था? हाँ, उसके पास स्ट्रेंथ तो थी, लेकिन क्या वो वहां पर अपनी कल्टीवेशन की वजह से सर्वाइव कर पा रहा था? हाँ, उसके पास कल्टीवेशन नहीं थी। वहां पर अगर सर्वाइव कर पा रहा था सिर्फ और सिर्फ अपनी प्रिसीजन की वजह से, क्योंकि उसके पास जो टहनियां थी उनके अंदर ऑटोमेटिकली सांपों को मारने के लिए एक स्पेशल मैकेनिज्म लगा हुआ था, यानी कि वो उनकी वीक स्पॉट को ढूंढ लेते थे। जब वो उनकी वीक स्पॉट को ढूंढ लेते थे तो उसकी टहनियां सीधी जाकर वीक स्पॉट के ऊपर अटैक करती, जिसके बाद वो स्नेक्स को एब्जॉर्ब कर जाता। लेकिन एक बार वहां पर एक मास्टर क्रो आया। मास्टर क्रो ने वहां पर आया तो उसने आकर उस पेड़ के साथ फाइट की। उन दोनों की फाइट काफी देर तक चलती रही, लेकिन मास्टर क्रो ने फाइनली वहां पर पेड़ को हरा दिया और उसकी एक डाल को काट लिया। उसकी एक डाली को काटने के बाद उन्होंने कहा कि इसके अंदर एक स्पेशल मैकेनिज्म है कि ये अपने दुश्मन की वीकनेस को पहचान सकती है। तो उन्होंने उसी को एक डंडा बना लिया, उसको डंडा यानी कि एक स्टिक बना लिया, क्योंकि वो एक मास्टर थे और स्टूडेंट्स को पढ़ाते थे, तो उनके लिए ये डंडा बहुत ज्यादा काम का था। उन्होंने स्पेशल डंडे को, तो इस डंडे को उन्होंने सर्पेंट पनिशिंग स्टिक का नाम दिया। यहाँ तक कि एक डिसाइपल जिसका नाम मिंगरैन था, मिंगरैन एक बहुत ही पावरफुल लड़का था जो कि अपनी डिवाइन राम में पहुंच चुका था, लेकिन इस राम में पहुंचने के बावजूद भी वो उस डंडे के अटैक से नहीं बच पाता था। मास्टर क्रो जब भी अपने डंडे से अटैक करते थे वो हर बार उसकी तशरीफ के ऊपर ही लगता था। इस डंडे की कहानी यह है कि ये सामने से होने वाले अटैक की वीकनेस को खुद ही पहचान सकता है। तो मान लीजिए उसे कहता है कि अब यहाँ पर तुम्हारे पास और कोई मौका नहीं है, अगर सरेंडर कर देते हो तभी बच पाओगे, वरना तुम यहाँ पर मेरे सामने बहुत ही बुरी तरह से हारने वाले हो। जबकि मास्टर जू काफी ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं और कहते हैं कि तुम कमीने घटिया इंसान कहीं के, तुम्हें क्या लगता है कि मैं यहाँ पर तुमसे हार जाऊंगा, वो भी अपने ही सेक्टर में। और इसी के साथ ही वहां पर अपनी मॉन्स्टिफिकेशन को स्टार्ट करते हैं। इसी के साथ ही वो एक मॉन्स्टर बन जाते हैं। तो वो उसे कहता है कि अब मैं तुम्हें दिखाने वाला हूँ मेरी ट्रू पावर्स क्या है, क्योंकि वो एक हाफ डीमन होते हैं, इसी वजह से वो वहां पर एक स्नेक डीमन बन जाते हैं, आधे इंसान और आधे स्नेक डीमन। तो मास्टर जू स्नेक डीमन बनने के बाद से कहते हैं कि तुमने यहाँ पर मेरे सेक्टर की बहुत ज्यादा इंसल्ट कर दी, अब यहाँ पर तुम्हें 100 गुना वापस करना होगा। हम तुम्हारे सेक्टर की इंसल्ट करेंगे, वहां पर जाकर करेंगे, लेकिन पहले यहाँ पर तुम्हें मरना होगा। तो मान लीजिए उसे देखने के बाद वहीं पर स्टन हो जाता है। वो कहता है कि ये क्या, ये तो एक डीमन स्नेक है। जबकि हुईरैन भी वहां पर बहुत सा हैरान हो रहा था। हुईरैन कहता है कि ये कैसे हुआ? मास्टर जू वो तो एक हाफ डीमन है, वो अपने आप को उन्होंने डीमनिफिकेशन में पूरा कर लिया, यानी कि वो एक डीमन बन चुके हैं। और से देखो तो सही, हमारा लीजी जो है पूरी तरह से स्टन हो चुका है, यानी कि वो इसे देखकर उसे बहुत बड़ा झटका लगा है। तो मास्टर मो से कहते हैं कि हाँ, तुमने वाकई में ठीक कहा, हाफ डीमन जो होते हैं ये ट्रू डीमन से ज्यादा स्ट्रॉन्ग तो नहीं होते, लेकिन कम से कम एक नॉर्मल इंसान से बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं। और मुझे लगता है कि लीजी को वहां पर ज्यादा देर तक हैंग नहीं रहना चाहिए, उसे यहाँ पर सरेंडर कर देना चाहिए। इसी के साथ ही मास्टर जू यहाँ पर उसे अपनी कहानी बताते हैं और कहते हैं कि मेरे फादर जो थे वो एक गोल्डन स्ट्राइपर डिमोनिक सर्पेंट थे, यानी कि उसके फादर एक सांप थे। तो वो कहता है कि मेरे फादर एक कंप्लीट डीमन थे और मेरी मदर एक इंसान थे, और उसके बाद मैं पैदा हुआ एक हाफ डीमन। और हाफ डीमन स्टेट में जब मैं यहाँ पर डिमोनिक स्टेट में जाता हूँ तो मेरी पावर्स अपने फादर से भी ज्यादा बढ़ जाती हैं। अब यहाँ पर ये मैच तुम्हारे लिए खत्म हो चुका है, तो मान लीजिए यहाँ पर हंसना शुरू कर देता है। तो वो उसे कहते हैं कि अब तुम्हें क्या हुआ, तुम हंस क्यों रहे हो? मान लीजिए उसे कहता है कि तुम्हें यहाँ पर बाकी के सभी डिमोनिफिकेशन को छोड़कर सिर्फ और सिर्फ एक सांप ही बनना था। मुझे लगता है कि तुम्हारी किस्मत वाकई में तुम्हारे खिलाफ है, तुम यहाँ पर आज वाकई में मरने वाले हो। इसके साथ उसके हाथ वहां पर कांप रहे होते हैं। तो मान लीजिए के हाथ यहाँ पर कांप रहे होते हैं, उसका डंडा भी कांप रहा होता है। तो इसी के साथ ही मास्टर जू उसके ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ते हैं और कहते हैं क्या तुम्हें लगता है कि यहाँ पर मैं तुम्हारी झूठी बातों के ऊपर यकीन कर लूंगा, क्योंकि मैं यहाँ पर साफ देख सकता हूँ कि तुम्हारे हाथ और तुम्हारा डंडा दोनों ही कांप रहे हैं। तुम्हें लगता है कि तुम यहाँ पर मुझे मार सकते हो? तो हुईरैन भी चिल्लाकर उसे कहता है कि ब्रदर प्लीज
बच्चे वो तुम्हारे पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ रहा है, जबकि बाकी के सभी स्टूडेंट्स से कहते हैं प्लीज इसको मार डालो, इसको मार डालो, इसने यहाँ पर हमारी बहुत ज्यादा इंसल्ट कर दिया, अब हम लोग और ज्यादा इंसल्ट को बर्दाश्त नहीं कर सकते। जबकि हमारा लीजी वहाँ पर अभी भी हंस रहा था, क्योंकि हमारे लीजी ने यहाँ पर हमें पहले एक कहानी सुनाई थी कि उसका डंडा जो है ये सांपों को मारने के लिए, और इसका नाम ही सरपेंट बीटिंग स्टिक है। इसके साथ ही उसकी स्टिक जो होती है वह खुद ब खुद उसके मुंह के अंदर जाकर धंस जाती है, मास्टर जू के मुंह के अंदर जाकर धंस जाती है। तो मान लीजिए उसे कहता है कि बेवकूफ, यहाँ पर मेरे हाथ नहीं कांप रहे बल्कि ये डंडा कांप रहा था, क्योंकि ये तुम्हें देखकर बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो गया। ये सांपों को देखते ही बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है, और जब ये सांप को देखता है तब ये आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है, यानी कि अगर मैं इसको हाथ से छोड़ भी देता तब भी ये तुम्हारी बॉडी के अंदर आकर धंस जाता और तुम्हें मार डालता। लेकिन मुझे यहाँ पर तुम्हारे पर बहुत ज्यादा अफसोस हो रहा है कि तुम यहाँ पर सरेंडर कर सकते थे, लेकिन तुम यहाँ पर बिला वजह ही मारे गए। और इसी के साथ ही मान लीजिए अपने डंडे को बाहर निकालता और मास्टर हु से कहता है कि वही तुम्हें नहीं लगता कि अब तुम्हें यहाँ पर अनाउंस कर देना चाहिए कि विनर कौन है। और शॉर्ट की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक और शेयर कर दे। शुक्रिया।